सबसे पहले हम आपको साइबर फ्रॉड के उस नए और खतरनाक तरीके के बारे में बताएंगे जिसके खिलाफ देश भर में शिकायतें दर्ज हो रही हैं। और आज मैं भी इन साइबर अपराधियों के निशाने पर था, लेकिन आज उन्होंने एक गलत आदमी को फोन कर लिया। इसलिए आज जब सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि जब इन साइबर अपराधियों ने मुझे कॉल किया तो उसके बाद क्या हुआ, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक तो हम दूसरों की कहानियां आपको बताते थे, आज उन्होंने मुझे ही कॉल कर दिया। हालांकि अब पछता रहे होंगे कि उन्होंने गलत आदमी को कॉल किया। आज शाम को जब मैं ऑफिस में था तो मेरे नंबर पर एक कॉल आया और यह एक कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस कॉल था, जिसमें मुझे बताया गया कि कस्टम्स डिपार्टमेंट ने, लखनऊ के कस्टम्स डिपार्टमेंट ने मेरे नाम से एक पार्सल जब्त किया है और अगर मैं इस पार्सल के बारे में और ज्यादा डिटेल्स जानना चाहता हूं तो मुझे 9 नंबर दबाना चाहिए। यह सुनकर मैंने 9 नंबर दबा दिया और इसके बाद यह कॉल एक ऐसे व्यक्ति के पास डाइवर्ट हुआ जिसने अपना परिचय यह दिया कि वो लखनऊ के कस्टम्स डिपार्टमेंट से बात कर रहा है और उसने भी मुझे यही बताया कि मेरा एक पार्सल कस्टम विभाग के अधिकारियों ने जब्त किया है। यह पार्सल म्यांमार जा रहा था, यह मुझे बताया गया। अब मेरा ना तो म्यांमार से कोई रिश्ता है, ना ही मैंने कोई पार्सल भेजा है। अब बड़ी बात यह है कि इस व्यक्ति ने जब मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने जानबूझकर अपना एक गलत नाम बता दिया। तो यह व्यक्ति मुझे उसी नाम से बुलाने लगा और इसने मुझे यह बताया कि मेरे नाम से यह पार्सल म्यांमार जा रहा था, जिसमें कई फर्जी पासपोर्ट मिले हैं, MDMA ड्रग्स मिले हैं और एक लैपटॉप बरामद हुआ। अब आप सोचिए कि मैंने एक पार्सल भेजा है जिसमें MDMA है, यानी ये ड्रग्स का भी मामला बनता है। इसके बाद जब मैंने ये कहा कि मैंने ऐसा कोई पार्सल भेजा ही नहीं है तो इस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मुझे पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करानी होगी और इसके बाद इसने मुझे मेरे पार्सल का सीरियल नंबर भी बताया कि आप नोट कर लीजिए, मैं आपको सीरियल नंबर बताता हूं आपके पार्सल का, और मुझसे कहा कि वो मेरी पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में मदद करेगा। और सब कुछ इस तरह से हो रहा था जैसे ये कॉल साइबर अपराधियों से नहीं बल्कि कस्टम्स डिपार्टमेंट से ही आया है। अब जो व्यक्ति मुझसे बात कर रहा था वो इतना ट्रेंड था बात करने में, मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे कॉल सेंटर से बहुत ही जो ट्रेंड लोग आपसे बात करते हैं, बहुत सभ्य होकर बात करते हैं और पूरी प्रैक्टिस होती है उन्हें, कहीं भी वो हिचकिचाते नहीं हैं, कहीं भी रुकते नहीं हैं, कहीं भी लड़खड़ाते नहीं हैं, वो जानते उन्हें क्या कहना है। तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई कॉल सेंटर का ट्रेंड आदमी मुझसे बात कर रहा है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। हालांकि कुछ देर के बाद जब इस व्यक्ति को यह लगा कि शायद वो फंस सकता है तो उसने इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन इस दौरान मैं उसकी पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था और जब आज आप इस बातचीत को सुनेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि साइबर फ्रॉड का यह नया तरीका कितना खतरनाक है और कैसे इसमें फंसकर आपका बैंक अकाउंट खाली भी हो सकता है। अब सबसे पहले आप इस पूरी बातचीत को सुनिए। जब मैं ऑफिस में बैठा था और यह कॉल मुझे आया और जैसे ही कॉल आया मैं तभी समझ गया था, क्योंकि जब उसने पार्सल की बात की तो मैं समझ गया कि यह पार्सल वाली जो कहानी है इसे सुनाकर आजकल पूरे देश में लोगों के साथ साइबर ठगी हो रही है। और मैं तभी समझ गया था कि आज ये जो व्यक्ति है इसकी पूरी कहानी मैं आप तक लेकर जाऊंगा। अब आप सुनिए वो पूरी बातचीत। ये बता दें आपका पार्सल भेजा नहीं है, कस्टम द्वारा उसको सीज कर दिया गया है, क्योंकि जब इसकी जांच की गई तो कपड़े के अंदर कुछ लीगल कंटेंट मिले। इसमें 20 अलग अलग लोगों का पासपोर्ट और MDMA क्लिनिक डाक द्वारा भेजा नहीं जा सकता। क्या ये पार्सल आप भेज रहे हैं? नहीं जी, मैंने नहीं भेजा और मुझे पता भी नहीं इस पार्सल के बारे में कि मेरे नाम पर किसने भेज दिया। जिन्होंने ये पार्सल भेजा है उनका मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन है, एक बार मोबाइल नंबर कंफर्म करें। हाँ जी, ये नंबर आप यूज करते हैं? जी मैं ही करता हूँ। आप कह रहे हैं कि ये पार्सल आपने नहीं भेजा है। भेजने वाले की इंफॉर्मेशन आपके नाम, नंबर, आपका आधार ID का सॉफ्ट कॉपी यूज किया गया है, इसीलिए आज आपको कॉल की गई है कि ये इलीगल पार्सल को भेजने से पहले हम आपसे जानकारी लेते हैं। तो क्या क्लियर है कि पार्सल आपने नहीं भेजा है? जी मैंने नहीं भेजा है, मैं तो म्यांमार में किसी को जानता भी नहीं हूँ। तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या आप अपना आधार ID किसी के साथ शेयर किए हैं या ऑनलाइन शॉपिंग, होटल बुकिंग में? भाई देखिए,
देखिए, ऐसा होता है कि आधार तो आप आजकल कहीं भी आप जाते हैं, किसी होटल में रुकते हैं, कहीं भी कुछ करते हैं, तो आधार की कॉपी तो सब लोग मांगते ही हैं। तो मेरा आधार तो बहुत जगह होगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं से आपका आधार आईडी लीक हुआ है और किसी ने इसका मिसयूज किया है एक इलीगल पार्सल भेजने के लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जल्द से जल्द कुछ पुलिस स्टेशन से संपर्क करें कि हाँ ये पार्सल भेजा जा रहा है और इसके अगेंस्ट लखनऊ पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज कराए, ताकि पुलिस इसकी जांच कर सके कि आपके नाम नंबर आपका आधार आईडी का मिसयूज करके ये कौन पुलिस पार्सल भेज रहे हैं। तो आप पुलिस से नहीं बोल रहे हैं? मैं लखनऊ कस्टम से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर अब मुझे क्या करना होगा? तो आप इसकी अगेंस्ट लखनऊ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके आए, ताकि पुलिस इसकी जांच कर सके कि आपके नाम नंबर आपका आधार आईडी का मिसयूज करके ये कौन इलीगल पार्सल है। क्योंकि हमें 2 घंटे की टाइम होती है और कानून के मुताबिक हमें वोट को सूचित करना होगा। तो इसलिए आप वक्त के रहते हुए इसको अगेंस्ट आप एक कंप्लेंट करके रहे, ताकि पुलिस जांच कर सके कि आधार आईडी का कौन मिसयूज कर राइट। तो देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोर्ट को मत सूचित कीजिए और मुझे और मैं कैसे, ये बताइए कि मैं कैसे इसको पुलिस में कंप्लेंट कर सकता हूँ। ओके, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या अभी प्रेजेंट आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अभी तो मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ओके, अगर आप दिल्ली से बात कर रहे हैं और आपका आधार आईडी का मिसयूज लखनऊ में हो रहा है राइट, जी, तो कस्टम आपकी हेल्प करेगी कि आपकी कॉल को गवर्नमेंट हॉटलाइन के द्वारा लखनऊ पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जी ठीक है, मतलब मुझे तो कुछ नहीं होगा ना? ओके, नहीं सर, अगर आपने ये पार्सल नहीं भेजा है तो आप क्यों कर रहे हैं? आप इसके अगेंस्ट ये कंप्लेंट दर्ज करा, पुलिस इसकी जांच करेगी कि आपके नाम नंबर तो ठीक है, तो जी बिल्कुल ठीक है, तो मैं कंप्लेंट दर्ज करा देता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए इसमें। ओके, मैं आपको पार्सल का डिटेल दे देता हूँ, आप राइट डाउन करिए। जी बताइए। इंफॉर्मेशन ये है कि लखनऊ कस्टम हाँ, पार्सल नंबर AWB, फिर से बताइए, पार्सल नंबर क्या है? पार्सल नंबर AWB AWB 87344 हाँ 67 जी। 82। और इस पार्सल में मिला क्या है? इसमें 20 अलग अलग लोगों का पासपोर्ट है और MDMA है। वो क्या होती है? आपके लोग द्वारा MDMA मतलब वो जो ड्रग्स होती है? जी। अच्छा 1 लैपटॉप। अच्छा, लैपटॉप भी है? अच्छा जी बताइए, तो मैं अभी फिर किसको कंप्लेंट करूं? आइटम जो मिले हैं उसको आप राइट डाउन कर लीजिए। जी। हम नेताओं के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि नेता तो हर बात पर राजनीति करते हैं। लेकिन अगर आप इस देश के आम लोगों से बात करें, इस देश के आम परिवारों से बात करें, तो देश की जो जनता है वो भगवान राम के इस भव्य मंदिर पर बहुत ही खुश है, बहुत प्रसन्न है। और एक और बात आपने नोट की होगी, वो ये है कि हम लगातार आपको कार सेवक, जो दिवंगत कार सेवक है, उनकी कहानियां सुनाते हैं, लगातार आपको बता रहे हैं, उनके परिवार से मिलवाते हैं, आपको उनके घर लेकर जाते हैं। एक बात आपने नोट की होगी, इनमें से ज्यादातर कार सेवक सिर में गोली लगने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। आमतौर पर जब इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो पहली बात तो यह है कि पुलिस गोली चलाती नहीं है। गोली चलाना आखिरी विकल्प होता है, और अगर पुलिस गोली भी चलाती है प्रदर्शनकारियों पर तो हमेशा पैर में गोली मारी जाती है, ताकि कोई मरे नहीं, किसी की जान ना जाए। आपने देखा होगा, हमेशा पुलिस की कोशिश होती है कि पैर पे गोली चलाए या हवाई फायर करे और उस भीड़ को वहां से किसी भी तरीके से हटाए। लेकिन इस मामले में ज्यादातर जो दिवंगत कार सेवक हैं, जिनके परिवारों से हमने मुलाकात की, जिनसे हम मिले, जिनकी कहानियां आपको बताई, उनमें से ज्यादातर ऐसे लोग थे जिनके सिर पर गोली लगी है। और सिर पर गोली लगने का जो काम की बात है,
जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, यह अपने आप में यह बताता है कि उस समय जो पुलिस थी वो किस तरह से इसी मंशा के साथ गोली चला रही थी कि इनको मारना है, इनकी जान लेनी है। नहीं तो पैरों पर गोली चलानी चाहिए थी, लेकिन गोली लगी है ज्यादातर लोगों को उनके सिर पर। अब हम भगवान राम पर हमारी विशेष सीरीज के 9वें अंश में आज आपको यह बताएंगे कि लक्ष्मण जैसा भाई और लक्ष्मण जैसा पुत्र होना कितना मुश्किल है। और आज के इस कलयुग में अगर आपको लक्ष्मण जैसा भाई मिल जाए या लक्ष्मण जैसा पुत्र मिल जाए तो आप समझिए आप धन्य हो गए। रामायण के अनुसार वनवास सिर्फ भगवान श्री राम को मिला था, लेकिन लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने सिर्फ भगवान राम के लिए अपने जीवन के 14 वर्ष वन में बिता दिए और एक क्षण के लिए भी उन्होंने महल और राजपाट के सुखों के बारे में नहीं सोचा। राजमहल एक क्षण में छोड़ दिया, राजपाट सुख जो था सब छोड़ दिया। अगर लक्ष्मण भगवान राम के साथ वनवास पर न जाते तो उनसे कोई प्रश्न नहीं किया जाता, कोई उनसे यह नहीं कहता कि वो क्यों नहीं गए, क्योंकि उन्हें वनवास हुआ ही नहीं था। लेकिन लक्ष्मण के रोम रोम में भगवान श्री राम के लिए ऐसा समर्पण था कि उन्हें अपने भाई से एक क्षण का भी वियोग बर्दाश्त नहीं था। रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब लक्ष्मण को भगवान राम के वनवास पर जाने की सूचना मिली तो उन्होंने माता कौशल्या के समक्ष ये सौगंध खाई कि अगर उन्हें भगवान श्री राम के साथ वनवास पर जाने से रोका गया तो वो अपने प्राणों को अयोध्या में ही त्याग देंगे। उन्होंने माता कौशल्या से कहा कि भगवान राम मेरे प्राण हैं और भला प्राणों के बिना कोई कैसे जीवित रह सकता है, इसलिए लक्ष्मण का महल वहीं होगा जहां भगवान राम वास करेंगे। लक्ष्मण के समर्पण से भगवान राम परिचित थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वनवास कष्टों से भरा होगा और वो कभी नहीं चाहते थे कि लक्ष्मण को उनकी वजह से इन कष्टों के साथ रहना पड़े। इसलिए भगवान राम ने यह निश्चय किया कि वो लक्ष्मण के बिना ही वनवास पर जाएंगे। लेकिन जब लक्ष्मण के नेत्र दुख से लाल हो गए, होंठ सूख गए, जीभ अकड़ गई और उन्होंने अपने सुध बुध खो दिए, तब भगवान राम को लक्ष्मण की इस अवस्था को देखकर विवश होना पड़ा और कहना पड़ा कि वो धन्य हैं कि उन्हें लक्ष्मण जैसा भाई मिला। और इसी के बाद लक्ष्मण भगवान राम और सीता जी के साथ 14 वर्षों के वनवास में सदैव उनके साथ रहे। अब आखिर में हम आपको जर्मनी में लेकर चलेंगे। जर्मनी में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में आपको बताएंगे। इस आंदोलन में हम आपको लेकर चलते हैं, जिसमें भारत के किसान आंदोलन की तरह ही जर्मनी के किसान अपने अपने ट्रैक्टर्स लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं और उन्होंने जर्मनी की राजधानी बर्लिन को चारों तरफ से अपने ट्रैक्टर से घेर लिया है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में जब किसान आंदोलन हुआ था तो उन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर लिया था, अब वैसा ही जर्मनी के साथ हो रहा है। ये किसान सड़कों पर डटे हुए हैं, सड़कों पर ही खाना बना रहे हैं, वहीं रहते हैं, वहीं सोते हैं। जर्मनी के ये हजारों किसान इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां की सरकार ने उन्हें दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने का ऐलान किया है। यानी वहां की सरकार ने भी कुछ कानूनों में बदलाव किया है जिनसे उनकी सब्सिडी या तो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। जर्मनी की कुल आबादी 8 करोड़ 40 लाख है, जिसमें से 10 लाख किसान हैं और इन्हीं किसानों को जर्मनी की सरकार से कृषि से जुड़े उपकरणों और मशीनों को खरीदने के लिए अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा खेती में इस्तेमाल होने वाले डीजल की खरीद पर भी जर्मनी के किसानों को सब्सिडी मिलती है। लेकिन जर्मनी में गठबंधन सरकार होने की वजह से जब देश के बजट में कटौती करने का सवाल आया तो वहां की सरकार ने किसानों को दी जाने वाली इस सब्सिडी को खत्म कर दिया, जिससे जर्मनी के लाखों किसान नाराज हो गए हैं और अब उन्होंने भारत के ही किसानों की तरह ट्रैक्टर्स से जर्मनी की राजधानी को बंधक बना लिया है और वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जब हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा था तब जर्मनी ने भारत के किसानों के साथ बड़ी हमदर्दी जताई थी और तब कहा था कि भारत को किसानों के इस आंदोलन में मानव अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अब जब जर्मनी के किसान सड़कों पर हैं तब भारत को भी यही कहना चाहिए कि उसकी नजर भी जर्मनी के किसान आंदोलन पर है और जर्मनी में भी किसानों के जो मानव अधिकार हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जैसा आपको याद होगा भारत में किसान आंदोलन हुआ था कुछ समय पहले और अब जर्मनी में भी वैसा ही किसान आंदोलन इस समय हो रहा है और उसी किसान आंदोलन की तस्वीरें आप देखिए। बड़ी संख्या में अब वहां ट्रैक्टर्स सड़कों पर आ गए हैं और किसान हजारों की संख्या में इस समय सड़कों पर अपने अपने ट्रैक्टर्स के साथ खड़े हैं।
वहीं पर सो रहे हैं, वहीं पर धरना दे रहे हैं, वहीं पर खाना पका रहे हैं।